स्वागत है आपके अपने चैनल सम्राट सीडी पे। देखिए आज हम आपको पढ़ाएंगे इरिगेशन में चैप्टर पढ़ाएंगे फसलों की जल मांग। फसलों की जल मांग की मतलब कि जो फसलें होती हैं उसके लिए कितनी जल की आवश्यकता होती है, कब होती है, क्यों होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जल मांग पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि किस किस तरह की सॉइलें होती हैं। ठीक है, तो देखिए जो सॉइल होती है यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल का क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। तो देखिए इसको तीन तरीकों से अलग अलग भाग में बांटा गया है। एक बांटा गया है स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बनने के आधार पे बांटा गया है। दूसरा है पार्टिकल साइज, जो मृदा है उसके छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं तो उसके साइज के आधार पे भी बांटा गया है। ठीक है, और तीसरा होता है एज क्लासिफिकेशन, मतलब जो मृदा है जब बना है उसका टाइम क्या रहा होगा, कितने समय में मतलब पहले वो बना है, ठीक है, उसकी उम्र क्या है, उसके आधार पे भी बांटा गया है। देखिए जो पहला बांटा गया है स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, उसके कुछ टाइप लिखे हैं यहाँ पे, जिसमें है पहला जलोढ़ एलुवियल सॉइल। देखिए एलुवियल सॉइल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए नदी है या फिर नहरें हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि पानी आती है, पानी के साथ ही वो जो पार्टिकल जो नदी में जो मृदा के जो पार्टिकल होते हैं उसमें विद्यमान होते हैं, तो वो आते हैं और क्या होते हैं कि सरफेस पे, जैसे मान लीजिए सरफेस है, यहाँ पे पानी आया तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आकर बैठ जाता है और ये क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। तो जो वो मृदा इकट्ठा होती है वो क्या होता है, एलुवियल सॉइल होता है। ठीक है, और ये लाल मृदा वो होता है जैसे कि मान लीजिए ये अधिकतर समुद्र के किनारों पे मिलता है। ठीक है, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, थोड़ा बड़े बड़े मुरम टाइप में होते हैं। ठीक है, तो ये आपका होती है रेड सॉइल। काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, देखिए ब्लैक सॉइल होता ये है कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जब पानी इस पे पड़ता है तो क्या हो जाता है, ये फूल जाता है। ठीक है, और क्या हो जाता है, वो मृदा मतलब फूल जाता है, और जैसे जब पानी जब सूखता है, जैसे धूप पड़ता है, जिसमें से पानी खत्म होता है, तो क्या होता है, खेतों में दरारें पड़ जाती है। ठीक है, ये ब्लैक सॉइल आपकी होता है, काली मिट्टी। इसके बाद से आता है क्षारीय मृदा। देखिए क्षारीय मृदा बहुत अच्छी मृदा नहीं है। ठीक है, इसकी उपज क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, क्षार की मात्रा ज़्यादा होती है, सल्टनेस ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जो पीएच वैल्यू जिस मिट्टी की 7 से अगर ज़्यादा होती है तभी सही नहीं है, और ज़्यादा कम हो जाए तो अभी सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एल्कलीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये हुआ दलदलीय मृदा। दलदलीय मृदा का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जैसे मान लीजिए पानी की मात्रा है और वहाँ पे घास या फिर और भी पत्ते होते सड़े गले ज़्यादा होते हैं, वहाँ की जो मृदा होती है बिल्कुल दलदलीय हो गई होती है। ठीक है, तो वो मृदा होती है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन। ठीक है, दूसरी बात कहते हैं पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। देखिए साइज के आधार पर बांटेगा। अगर आप सॉइल में पढ़े होंगे, स्पेशल सॉइल एक सब्जेक्ट है, उसमें आप पढ़े होंगे इसको और डीप से, लेकिन यहाँ पे बस इतना ही है कि देखिए 2 mm से 0.06 mm जो होता है वो सैंड का होता है। ठीक है, और 0.06 mm से लेकर 0.002 mm के बीच के जो पार्टिकल साइज होते हैं वो सिल्ट कहलाते हैं, सिल्ट। और इससे जो महीन होते हैं वो क्ले होते हैं। क्ले बहुत मतलब उसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है उसके साइज को। ठीक है, तो इस हिसाब से बांटा गया था। देखिए इसके आधार पे मटियार मृदा, जिसमें जो क्ले की मात्रा होती है वो 35% से 40% के बीच होती है। इसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है तो इसकी उपज थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि जो पानी आती है तो ये क्या होता है, इसमें नीचे मतलब रिस का पानी खत्म नहीं होता है, उसमें नमी बनी रहती है, क्ले की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा होता है लोमी सॉइल, दोमट मृदा। इसमें क्या होता है कि इसमें 10% क्ले की मात्रा होती है, तो इससे क्ले की मात्रा इसमें कम है। ठीक है, लेकिन ये भी उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, और इसमें गेहूं, चना, जौ इत्यादि सब इसमें बोया जाता है। सैंडी सॉइल, देखिए सैंडी सॉइल होता क्या है, जिसमें क्ले की मात्रा 5% है। तो ये क्ले की मात्रा जितनी घटेगी उतनी क्या होगी, उसकी जो मृदा की जो क्वालिटी होगी, मतलब खेती के अनुसार क्वालिटी कम होती जाएगी। क्योंकि जब ये क्ले की मात्रा घटेगी तो क्या होगा, उसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े साइज के आएंगे, तो उसमें जो पानी ऐसे लगेगा तो पानी रिस कर नीचे चला जाएगा और ऊपर की मृदा सूख जाएगी, जो खेती के लिए। देखिए अगर क्ले की मात्रा 2% से अगर कम हो जाती है
तो मृदा पे कुछ होगा ही नहीं, घास भी नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद से बात करते हैं ह्यूमस सॉइल, कार्बनिक पदार्थ। देखिए ह्यूमस सॉइल वो होता है जिसमें मतलब जैसे हम खेती करते हैं तो उसमें जैसे कार्बनिक पदार्थ, घास, पौधे वौधे सब उसमें क्या होते हैं, सड़ते हैं, खाद के रूप में कार्य आ जाते हैं। जैसे बहुत बार तो ऐसा क्या रहता है कि जैसे आप देखोगे ढैंचा करके एक बोया जाता है, तो उसके पत्ते उसमें गिरते हैं, सड़ते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, तो उस तरह की एक सॉइल होती है। ठीक है, उसके बाद से होता है ऊसर मृदा। ऊसर मृदा ये होता है कि जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से ज़्यादा होती है। ठीक है, 7 से ज़्यादा, जैसे पीएच वैल्यू 11 हो गया, ये पीएच वैल्यू 11 पे हम बता रहे हैं, खेत बिल्कुल ऊसर हो जाती है, मतलब क्या होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये रहा आपका क्लासिफिकेशन साइज के आधार पे। अब आप बात करते हैं एज क्लासिफिकेशन। देखिए एक होता है खादर और एक होता है बांगर, दोनों में अंतर है। देखिए जो खादर मृदा होती है वो क्या होती है कि जैसे कि जो मिट्टी का जो जमा हुआ है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, मतलब तत्कालिक का कुछ टाइम पीरियड में हुआ है, जो जिसकी उपज अच्छी होती है। ठीक है, ये खाद होती है। बांगर होती है जो बहुत लॉन्ग टाइम पहले से माटी जमा हुआ, इकट्ठा हुआ, उसके बाद से फिर उस पर दोबारा न्यू मिट्टी आया नहीं है। ठीक है, तो वो बांगर होता है जिसमें माटी के रोड़े रोड़े पड़ जाते हैं, तो इसकी उपज उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो फिर इसको रब करते हैं। अब इसके अगले टॉपिक बताएंगे आपको। देखिए अब इसके बाद से हम बताएंगे आपको मतलब जल। ये जो टॉपिक थे केवल बस हमको ये जानना था कि मृदा होता क्या है। ठीक है, ये तो बात कहते हैं सॉइल वाटर की। सॉइल वाटर होता क्या है? देखिए सॉइल वाटर का मतलब ये हुआ कि वह वाटर जो सॉइल में अवेलेबल हो। ठीक है, अब वो कितने तरीके से कैसे रहता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सॉइल वाटर 3 तरह का होता है, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। देखिए ग्रेविटेशनल जो वाटर होता है वो वाटर होता है जैसे जो ये ज़मीन का सरफेस है, इसमें और भी पानी रिसा हुआ है या फिर इसके अंदर है, लेकिन ऊपर वह पानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो, फ्लो करे, वो जो वाटर होता है ग्रेविटेशनल वाटर होता है। जैसे खेतों में जब पानी लग जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बहना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल वाटर होता है। होता है कैपिलरी वाटर। देखिए कैपिलरी वाटर क्या होता है कि जैसे जो ये वाटर है, इसके अणु हैं या फिर छोटे छोटे कण हैं, तो उसके बीच में जैसे मान लीजिए वाटर कर रहे हैं, सॉइल के एक कण है, तो इसके बीच में जो वाटर होते हैं वही क्या होते हैं, कैपिलरी वाटर होते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए आपका हो गया ग्रेविटेशनल वाटर और ये आपका हो गया कैपिलरी वाटर। और बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। देखिए हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए धूप हुआ, ये भी वाटर सूख गया, ये भी वाटर भी मान लीजिए सूख गया, मिट्टी सफ़ेद हो गई। ठीक है, दिखने में लगा कि हाँ इसमें वाटर है ही नहीं। और ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है ये इतनी आसानी से मिट्टी से दूर नहीं होती है। ये क्या होता है कि मिट्टी में हमेशा समाहित रहती है, जैसे लगता है कि उसमें नमी है। ठीक है ना, वही क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। देखिए और इसको अगर दूर करना हो, इसकी मात्रा निकालना हो, तो हमें ओवन में 1 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा पे रखा जाता है, तब जाकर ये क्या करता है, पार्टिकल से ब्रेक करता है। मतलब वाटर और ये सॉइल दोनों के पार्टिकल्स मतलब रिएक्शन किए रहते हैं, तो वो इससे ज़्यादा जब टेम्परेचर पे क्या आता है तब वो ब्रेक करते हैं, तब ये वाटर निकलता है। तो ये जो वाटर होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। ठीक है, 3 तरह के सॉइल वाटर पढ़ लिए। अब देखिए खाद्य फसलें और नकदी फसलें किसे कहते हैं। खाद्य फसलें वो होती है जैसे जो हम बोते हैं तो अपने खाने के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, जैसे गेहूँ हुआ, चना हुआ और धान की फसलें हुई, ये सब क्या हुए, खाद्य फसलें। और नकदी फसलें वो होती हैं जैसे हम कैश मतलब पैसे के लिए बोते हैं, जैसे गन्ना हुआ, कपास हुआ, इसको हम लेकर तो यूज़ नहीं कर सकते ज़्यादा। ठीक है, तो इसको हमको बेचना ही है तो फैक्ट्री में। ठीक है, तो ये नकदी फसलें हो जाती है। अब आते हैं फसलों के मौसम। देखिए फसलों के मौसम 3 तरह से है, एक है खरीफ की फसल, रबी की फसल और दीर्घकालीन फसल। देखिए जो खरीफ की फसलें होती है वो अप्रैल से लेकर सितंबर तक रहती है। ठीक है, गर्मी का मौसम रहता है। ठीक है, और जो रबी की जो फसलें होती है वो आपकी होती है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। ठीक है, तो ये ठंडी के मौसम में हो जाता है, जैसे इसमें आलू की खेती होती है, गेहूँ होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें धान होता है। ठीक है, ये देखिए दीर्घकालीन फसलें, जैसे इसमें उस फसल को ऐड किया गया है जो लंबे समय तक, जैसे कि 1 साल का टाइम ले या फिर 8 मंथ का, जैसे कि मान लीजिए कपास है,
कपास को तैयार होने में 8 महीने लगते हैं, तो इसीलिए इसको 8 मंथ क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है। और गन्ना, शुगर केन आपको जानते हैं ये पीरियड क्रॉप्स है, इसको तैयार होने में पूरा 1 साल का समय लगता है, तो ये आपका हो जाता है गन्ना। अब बात करते हैं, देखिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। जैसे वीट क्रॉप्स, इसको नहरी फसलें भी बोलते हैं। नहरी फसलें वो होती हैं जिसमें पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो नहरों से, नालों से पूरी की जाती है, ठीक है। और ये ड्राई क्रॉप्स वो होते हैं बिरानी फसलें जिसमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो हम क्या कहते हैं, खुद से देते हैं, जैसे पंपिंग सेट द्वारा और भी जो व्यवस्थाएं होती हैं उसके द्वारा। मिक्स क्रॉप किसे कहते हैं? मिक्स क्रॉप्स होता क्या है, जैसे कि खेती हम करते हैं और खेती में मतलब बुआई की है तो इसमें एक के साथ साथ एक और भी उसमें बो देते हैं। जैसे मान लीजिए हम गन्ना की बुआई की है, उसमें भी बाजरा बो देते हैं, तो वो मिक्स क्रॉप्स हो जाती है, ठीक है। उसके बाद से आते हैं क्रॉप पीरियड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद से बेस पीरियड, उसके बाद से पलेवा सिंचाई, ठीक है। देखिए क्रॉप पीरियड होता क्या है, जैसे कि खेत में हम क्या किए, बुआई किए, ठीक है, उस समय से लेकर, ठीक है। क्रॉप पीरियड, देखिए क्रॉप पीरियड होता क्या है, जैसे कि खेत में जो, जैसे मान लीजिए ये खेत है, ठीक है, हम इसमें बुआई कर दिए, तो बुआई किए तो मान लीजिए वो टाइमिंग आपका हुआ और ये आपका फिर बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद जब इसको फसल की काटी जाती है तो ये बुआई से लेकर और काटने तक का जो टाइम अवधि होता है वही क्या होता है, क्रॉप पीरियड होता है। और उसके बाद से आते हैं बेस पीरियड पे। देखिए जो बेस पीरियड होता है वो क्या होता है, बेस पीरियड मान लीजिए जैसे कि खेत है, इसमें भी क्या कि ये बुआई हम किए और इसके बाद से ये इसको हार्वेस्टिंग किए, मतलब इसकी कटाई कर दिए। तो देखिए ये बुआई करने के बाद से जो पहला जो क्या किया जाए, इसमें सिंचाई की जाए, मतलब पानी इस खेत में छोड़ा गया वो टाइम, और ये जो काटने से पहले जो लास्ट जो वाटरिंग की गई है, मतलब सिंचाई की गई है, तो इसके और इसके बीच के जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और ये पलेवा सिंचाई देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम ये बुआई कर रहे हैं, तो बुआई करेंगे तो मान लीजिए इससे पहले मिट्टी बहुत सूखी हुई है, ठीक है, ये मिट्टी में इतनी नमी नहीं है कि क्या कर सके इसको, मतलब इसकी उपज हो सके। तो इसकी उपज करने के लिए क्या करते हैं, इसको मतलब बुआई करने से पहले इसकी सिंचाई करते हैं, तो इस सिंचाई को हम क्या बोलते हैं, पलेवा सिंचाई, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं मोगा क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए मोगा होता यह है कि जैसे ये आपकी नहर है, ठीक है, और हमारा खेत यहाँ पे है, ठीक है, और हमको इस खेत की सिंचाई करनी है, तो हम इस कैनाल से ही क्या करेंगे, वाटर ऐसे लेकर जाएंगे और इस खेत में वाटरिंग करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ से जो पानी लेते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, आउटलेट बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग मोगा बोलते हैं, ठीक है। और देखिए गुल क्या होता है, वाटर कॉर्स। देखिए यहाँ से तो हम ले लिए मोगा हो गया, उसके बाद से वाटर इस रास्ते आएगा ना, ऐसे होते 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 होते, तो ये जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं गुल, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया गुल। अब देखिए ड्यूटी क्या होता है। देखिए ड्यूटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में हर साल पूछता है, तो पूछता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कभी ना पूछे लेकिन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए ड्यूटी होता क्या है, इकाई वाटर के लिए, ठीक है, इकाई वाटर से इसकी की गई सिंचाई जो होती है एरिया, वो क्या होती है, ड्यूटी कहलाती है, इकाई वाटर से, ठीक है। अगर इकाई वाटर से क्या करें, अगर इतना सिंचाई करती है तो इसकी ड्यूटी इतनी होगी, अगर ज़्यादा करेगी तो फिर ज़्यादा होगी, इसीलिए इसको डी से डिनोट करते हैं। और इसको, और ये क्या बताता है, और ये एरिया बताता है, ठीक है, ये हेक्टेयर में इसको मापते हैं, ठीक है। और जो डेल्टा होता है, डेल्टा को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, डेल्टा से। और डेल्टा क्या होता है कि जैसे कुछ मतलब लिमिट टाइम पीरियड के लिए जो ड्यूटी होती है, जो इसको सिंचाई करते हैं, तो कितने हाइट तक इसको सिंचाई करते हैं, ठीक है, उस हाइट को बताता है क्या, डेल्टा, ठीक है। तो और इसके आगे की टॉपिक बताते हैं, तब तक इसको रब करते हैं। देखिए एग्जाम में ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड का संबंध तीनों का पूछता है, ठीक है। तो इन तीनों में जो संबंध होता है, D = 8.64 B बाई डेल्टा हेक्टेयर बाई क्यूबिक होता है, ठीक है, जहाँ पे D क्या है, ड्यूटी है, B क्या है, बेस पीरियड है, और D क्या है,
आपका डेल्टा है, ठीक है। और डेल्टा का जो मात्रक होता है मीटर में होता है, और बी जो बी बेस पीरियड होता है, अभी भी बताया है कि जो खेत बुआई करने के बाद का वाटरिंग और कटने से पहले का वाटरिंग जो टाइम आका जाता है वही होता है। तो इसको हम दिन में लिखते हैं, मतलब इसको जो मात्रक निकालते हैं दिन में निकालते हैं, दिन में से 112 दिन, 115 दिन, जो भी बेस पीरियड हो, ठीक है। और उसके बाद से डी जो होता है वो ड्यूटी हेक्टेयर प्रति क्यूबिक। देखिए जो डी होता है वो अभी हम बताए हैं कि जो इसकी इकाई क्या हो, इकाई क्यूबिक वाटर द्वारा मतलब सींचा गया क्षेत्र जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, ड्यूटी कहलाता है। आप खुद सोचिए, मान लीजिए खेत है और ये आपका नहर है, ठीक है, और यहाँ से पानी आएगा, फिर ये ऐसे मान लीजिए ऐसे ऐसे करके आ रहा हूँ, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो हम इसके लिए क्या निकालेंगे, ड्यूटी निकालेंगे, वो क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए पानी ज़्यादा हो गई और ज़्यादा आते आते पानी कुछ कम होकर फिर यहाँ कमी सींचेगी, तो यहाँ पे जो ड्यूटी का मान होगा वो कम होगा, ठीक है। और जब यहाँ पे आएगा तो इतने जो पानी रिस कर जो ख़त्म होता है वो तो बढ़ गया, तो यहाँ पे आएगा तो ड्यूटी बढ़ता जाएगा। ये इसका मतलब सबसे जो ज़्यादा जो ड्यूटी होती है यहाँ पे होती है। यहाँ के मान लीजिए आप 1 क्यूबिक वाटर लेंगे और इसे देखेंगे कि कितना खेत सींच दे रहा है, ठीक है, तो आप पाएंगे कि यहाँ का जो वाटर है वो ज़्यादा सींचेगा, और यहाँ से जो वाटर है 1 क्यूबिक वो यहाँ आते आते क्या होगा, 1 क्यूबिक से कुछ वाटर कम हो जाएगा, तो फिर ये कब सींचेगा। और देखिए, और फिर इसके टाइप ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए अगर ऊबड़ खाबड़ मृदा है, खेत है, तो क्या होगा, गड्ढों में पानी भर जाएगा, कहीं गड्ढा में भर जाएगा, कहीं सूखा रह जाएगा, तो उससे भी क्या होगी, ड्यूटी घट जाएगी। अगर मान लीजिए सॉइल ऐसा है, ज़्यादा सैंडी सॉइल है, तो क्या होगा, वाटर क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, कम क्षेत्रफल में ही ये सींच पाएगा, तो वहाँ पे भी क्या होगी, ड्यूटी कम हो जाएगी। या फिर अगर ज़्यादा ढालू खेत है तभी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा वाटर, तभी भी वो सिंचाई कम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा ड्यूटी। देखिए ये ड्यूटी बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है, आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।